बस कुछ वक्त और उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत रह लिया तुमने तो, अब और नहीं। तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है और तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। तुम्हारे बगैर मैंने इतना लंबा अरसा किस तरह गुजारा है। एक एक लम्हा, एक एक दिन मैंने गिन कर गुजारा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं ये सारे फासले, सारी दूरियां खत्म कर दूं। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। खुद को तैयार रखना। थोड़ी ही देर बाद मीरब की आंख खुली। इसे अपने पास पास सिगरेट की और किसी के परफ्यूम की मिली जुली खुशबू आ रही थी। उसे अक्सर नींद में ऐसा लगता था जैसे कोई उसके बहुत करीब मौजूद है। यहाँ तक कि उसे अपने पास किसी के बोलने की आवाज भी सुनाई देती थी। लेकिन कभी भी मीरब की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो आंखें खोलकर उस शख्स को देख सके जो पिछले कितने ही अरसे से इसी तरह उसके कमरे में आ रहा था। पहले तो मीरब को यही लगता था कि शायद उसका कोई ख्वाब था या फिर उसका वहम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे अंदाजा हो गया था कि कोई था जो रात के अंधेरे में उसके कमरे में आता था और बिना उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए वापस चला जाता था। आखिर उस शख्स के आने का मकसद क्या था और वो कौन था? और उसके चले जाने के बाद मीरो को अपने कमरे से सिगरेट की और उस शख्स की परफ्यूम की खुशबू देर तक आती रहती थी। आखिर कौन है ये और क्यों मेरे कमरे में आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरा दुश्मन हो? लेकिन अगर कोई मेरा दुश्मन होता तो मुझे नुकसान पहुंचाता। इस तरह इतनी खामोशी से आकर वापस क्यों चला जाता? क्या मुझे घर में किसी को ये बात बतानी चाहिए? मीरब खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद ही अपने आप को जवाब दे रही थी। नहीं नहीं, मैंने घर में किसी को बताया ना, वैसे ही खामखा सब परेशान होंगे। हारिस तो पहले ही मेरे मामले में जरा सी कोताही बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसे ये बात पता चल गई तो मेरी जान मुसीबत में आ जाएगी। पहले ही गार्ड की एक फौज मेरे साथ यूनिवर्सिटी भेजता है और कहता है कि ये लोग मेरी हिफाजत के लिए हैं। अब भला कोई मुझे ये बताए कि मैं मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हूँ जो मेरी हिफाजत के लिए सारे गार्ड मेरे साथ जाते हैं, या फिर मैं नॉवल की कहानियों की तरह मेरी जान को खतरा है इसलिए इस तरह मेरी हिफाजत की जाती है। अगर अब मैंने इस बात का जिक्र किया तो बड़ी मुश्किलों से एक दिन मुझे अपनी मर्जी से गुजारने का मिल जाता है और वो भी नहीं मिलेगा। पर वैसे भी मेरे कमरे में आकर कोई आता भी है तो कौन सा मुझे कोई नुकसान पहुंचा रहा है? और हो सकता है ये मेरा वहम हो। घर के बाहर भी तो इतने सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं। इतने लोगों की मौजूदगी में कोई मेरे कमरे में भला कैसे आ सकता है? मैं भी ना बिल्कुल पागल हो गई हूँ। अजीब अजीब चीजें सोचती रहती हूँ। अपने हर सवाल का खुद ही जवाब देकर और अपने आप को समझाकर मीरा अपने इस बात को यही खत्म कर दिया था। मैं क्यों इस बारे में सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? और आज तो मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है। आज का पूरा दिन मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी। अपना पूरा आधा घंटा मैंने ऐसे ही इस फजूल इंसान पर जाया कर दिया। मीरब जल्दी से उठी और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी क्योंकि आज उसके लिए एक बहुत अहम दिन था। पूरे हफ्ते में एक दिन उसे ऐसा मिलता था जब वो अपनी मर्जी के सारे काम करती थी और अपनी मर्जी से हर जगह घूमती फिरती थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी कैद में थी। उसके घर वाले उससे इस कदर मोहब्बत करते थे कि उन्हें मीरब को अकेले घर से बाहर भेजने में डर लगता था। उसे मीरब को कहीं भी अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उसकी जिद करने पर हफ्ते में एक दिन उसे ऐसा दिया गया था जब वो अपनी मर्जी से हर जगह घूम सकती थी और अपनी हर वो पसंदीदा काम कर सकती थी जिसे वो करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है इसलिए मैं तुम्हें मना करती हूँ कि अपनी जिंदगी में इतना कुछ खो चुकी हूँ कि अब कुछ और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम क्यों मेरी बात नहीं मान लेते? तुम वापस चले जाओ। बल्कि यूं करते हैं कि हम दोनों चलते हैं। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नायला बेगम जो अपने बेटे के अचानक वापस आ जाने से काफी परेशान और बेचैन हो गई थी। मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे होते हुए कुछ बुरा नहीं होगा और जब तक आपका बेटा जिंदा है ना, कोई आपसे कुछ नहीं छीन सकता। बल्कि जो कुछ हमसे छीना गया है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं वो सब कुछ आपके पास वापस लेकर आऊंगा। इसी मकसद के लिए मैं वापस आया हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस मकसद के लिए वापस आए हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को किसी मुश्किल में डालो। जो गुजर गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखो। क्या वाकई में आप ये चाहती हैं कि जो कुछ गुजर चुका है मैं उसे भूल जाऊं? कि मैं माँ बाबा से किया हुआ वादा भूल जाऊं? क्या आप चाहती हैं मैं अपनी जिम्मेदारी पीछे पीछे हट जाऊं? और ऐसा कभी नहीं होगा। और जो मेरा है
मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पहले ही आपके वादे और कस्मों की वजह से मैं इतने साल खामोश रहा, और आपके कहने पर इतने साल मुल्क से बाहर गुजारा है। अगर इस वक्त आप मुझे मजबूर न करती तो मैं कभी यहाँ से ना जाता। लेकिन इस वक्त आपने यही कहा था कि अभी ये सब कुछ करने का सही वक्त नहीं है, इसीलिए मैं खामोश हो गया था। और अब जब मैं वापस अपना हक लेने के लिए आया हूँ, अभी भी आप मुझे वापस खींचना चाहते हैं। आखिर क्यों? आप नहीं चाहते कि बाबा से किया हुआ वादा हम निभाएं? हसन, मेरे बच्चे, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे बाबा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाए, लेकिन वो लोग बहुत बड़े बूढ़े हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी बुरा हो। तुम्हारे अलावा मेरे पास और है ही क्या? मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, बस इसी वजह से डरती हूँ। और यहाँ तुमने इतने सालों का इंतजार किया है, कुछ वक्त और इंतजार। शायद अब सही वक्त नहीं आया, तो मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। कुछ वक्त बाद वापस आना, शायद तब तक हालात थोड़े बेहतर हो जाए। उन्होंने दोबारा हसन को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इस मर्तबा उनकी किसी भी बात का हसन पर कोई असर नहीं होने वाला था। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे माफ कर दे, लेकिन अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मजीद इंतजार करने का मतलब ये है कि मैं अपने दुश्मनों को मौका दूंगा ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर आज मैं दोबारा से आपकी बात मानकर वापस चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग जीत जाएंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और हसन शहरयार ऐसा कभी नहीं होने देगा। और मैं बुज़दिल नहीं हूँ जो अपना हक छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँ। मैं तो बहुत पहले ही उनसे अपना हक छीन लेता, लेकिन आपकी वजह से मैं खामोश रहा था। अगर अब मैं मजीद ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जो मेरा है उसे मेरे पास ही होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुके हो तो मैं इस बार तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। जो कुछ करोगे ठीक तरीके से करोगे। नाला बेगम को जब लगा कि अब हसन इनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उन्होंने उसे कुछ भी गलत करने से रोका था। वो जानती थी कि उनका बेटा किस कदर जज्बाती और गुस्से वाला है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे उसकी आने वाली जिंदगी में कोई असर पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करूंगा, और ना ही किसी के साथ कोई नाइंसाफी होने दूंगा। लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए हमें बहुत कुछ गलत करना पड़ता है, और अब हसन शहरयार सब कुछ ठीक करने के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। और फिर चाहे वो ठीक हो या गलत, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अपना फैसला सुनाकर वो कमरे के बाहर जा चुका था, जबकि नायला बेगम के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। वही हो रहा था जिसका वो नहीं चाहती थी। एक मर्तबा फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो शायद सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाता, लेकिन इस बार किसी की जिंदगी का असर पड़ना था। ये कोई नहीं जानता था। वो समझ चुकी थी कि अब हसन को रोक पाना उनके बस की बात नहीं है। उसका गुस्सा और जुनून क्या कुछ तबाह करेगा वो खुद नहीं जानती थी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। मीरब भागते हुए अपने कमरे में आई और डाइनिंग टेबल पर बैठते अपने मामू जान के गले लगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? उन्होंने फिर प्यार से मीरब को अपने पास वाली कुर्सी पर बिठा लिया था। बिल्कुल ठीक हूँ मामू जान, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मेरा बच्चा बहुत खुश नजर आ रहा है। आखिर ऐसी भी कौन सी खास बात है? मीरब को इतना खुश देख आदिल साहब ने पूछा। मामू जान, आप भूल गए, आज तो मेरी आज़ादी का दिन है। आज मैं अपनी मर्जी से पूरा दिन गुजारूंगी, और आपका बेटा जो हर वक्त गार्ड की एक फौज मेरे पीछे लगाए रखता है ना, आज मेरी उनसे जान छूट जाएगी। मैं अकेले घर से बाहर जाऊंगी और कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। मीरब ने सबको अपना फैसला सुनाया था। ठीक है, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हारिस ने एक नजर उसे देखकर जवाब दिया। एक मिनट, क्या मतलब आप मेरे साथ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, आज के दिन मेरा अपना है और मैं अकेले ही जाऊंगी। ये सुनकर ही मीरब का मूड खराब हो गया था कि हारिस उसके साथ जाएगा, और उसे हारिस का अपने साथ होना बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन आज के दिन वो अकेली जाना चाहती थी। हारिस उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उतना ही उसके मामले में एहसास था। ओदा ना तो मीरब को अकेले घर से बाहर जाने देता, और ना ही उसे उसकी मर्जी से कोई भी उल्टा सीधा काम करने की इजाजत देता था।
इसलिए मीरब उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि गार्ड में से कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये नहीं कहा था कि तुम अकेले घर से बाहर जाओगे। और अब जबकि गार्ड तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ऐसे में किसी को तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ होना चाहिए। हारिस भी अपनी बात कहकर चुप हो गया था। हारिस बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम अकेले कैसे जा सकती हो? ये तुम्हारे साथ जाएगा। और तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारे किसी मामले में कुछ नहीं बोलेगा। तुम अपनी मर्जी से अपना वक्त गुजारना। ये तो बस एक बॉडीगार्ड की तरह तुम्हारे साथ होगा। आदिल साहब ने मीरब को समझाने की कोशिश की थी, जिनके समझाने पर वो थोड़ा समझ भी गई थी। तो फिर ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि मुझे किसी चीज से नहीं रोकेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं इसी वक्त घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, वो तुम्हारे किसी मामले में कुछ नहीं करेगा। अब तो ठीक है? जी बिल्कुल, अब सब ठीक है। हमेशा की तरह वो उसकी बात मान गई थी। ये मलिक हाउस है, जहाँ पर आदिल मलिक अपनी बीवी आसिया मलिक और अपने बेटे हारिस मलिक के साथ रहते थे। उनका अपना बिजनेस था, जिसे आदिल साहब और हारिस दोनों मिलकर संभाले थे। मीरब आदिल साहब की बहन की बेटी थी। बहन के मरने के बाद वो मीरब को अपने पास ले आए थे। और इस घर में सभी मीरब से बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी बात मानते थे। आज तक मीरब की कोई बात नहीं टाली गई थी। और सबसे बढ़कर हारिस उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। बचपन से ही हारिस मीरब को पसंद करता था, इसलिए बचपन में ही हारिस और मीरब का रिश्ता तय हो गया था। और इस बात से वो दोनों वाकिफ थे। मीरब को भी हारिस पसंद करती थी, लेकिन हारिस की मोहब्बत मीरब के लिए ज्यादा थी। उसके मामले में जरा भी कोताही वो बर्दाश्त नहीं करता था। आदिल साहब मीरब के 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उसके बाद हारिस और मीरब की शादी कर दी जाए। और मीरब के 18 साल होने में 1 महीना बाकी था। घर में शादी की तैयारियां भी चल रही थी और मीरब भी इस शादी से खुश थी। उसे इस बात पर, रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। एक मर्तबा फिर सोच लो हसन, जो तुम करने का सोच रहे हो, क्या वो ठीक रहेगा? तुम जानते हो फारिस, एक मर्तबा मैंने जो कुछ करने का सोच लिया, फिर मैं उससे पीछे नहीं हटता। और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम जानते हो ना, ये सब कुछ करना कितना रिस्की हो सकता है। फारिस ने एक मर्तबा फिर उसे समझाने की कोशिश की थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हसन लापरवाही से कहता दोबारा से अपने काम में लग चुका था। मैं जानता हूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किसी और को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और वो भी उस इंसान को जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। क्या तुम चाहते हो कि उस सब को, उसकी जिंदगी पर कोई असर पड़े? मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं हसन शहरयार हूँ। मेरे लिए ना तो कोई काम मुश्किल करना है और ना ही चीजों को संभालना है। और जहां तक बात उस छोटी सी लड़की की है, उसे संभालना मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम भूल रहे हो हसन, वो छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि अब बड़ी हो गई है। वो 8 साल की मीरब नहीं है, जो तुम्हारे बगैर खाना तक नहीं खाती थी, आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात मानती थी। अब वो बड़ी हो गई है। बचपन की कोई बात उसे याद नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दोस्ती वो कब की भूल चुकी है। उसके जहन में तुम्हारे लिए अगर कुछ है तो सिर्फ एक गलत सोच, जो उन लोगों ने उसके दिमाग में डाली है। वो तुम्हें एक बुरा इंसान समझती है और शायद तुमसे नफरत भी करती है। तो क्या अब भी तुम यही कहोगे कि तुम उस छोटी सी लड़की को संभाल लोगे? फारिस की बातों ने एक लम्हे के लिए हसन को सोच में डाल दिया था, लेकिन अगले ही लम्हे उसे ये कहकर सारी बात खत्म कर दी थी। हसन शहरयार सब कुछ संभाल सकता है। तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। सब कुछ तुम्हारी पसंद से हो रहा है। जैसे तुमने कहा था, सारे इंतजाम वैसे ही हो रहे हैं। अब तो तुम खुश हो ना? हारिस मीरब को फार्म हाउस पे शादी के इंतजाम दिखाने के लिए लाया था। शादी में कुछ दिन ही बाकी थे। सब कुछ मीरब की मर्जी और पसंद से हो रहा था। बहुत, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मीरब बाकी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हुई थी। हारिस ने भी उसे अपने करीब किया था और उसके चेहरे पर उड़ते बालों को पीछे करते और से उसका चेहरा देखने लगा, जो कि खुशी से चमक रहा था। लेकिन जब भी हारिस उसे अपने करीब करता, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो ना ये बात? जी, मैं जानती हूँ। मीरब ने फौरन जवाब दिया और एक हाथ से हारिस को पीछे करते अपने और हारिस के बीच फासला बनाने लगी। हारिस को उसे इस तरह से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा न लगा था। मीरब, आज तुम मुझे एक बात सच बताना, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती?
अचानक ही हारिस का लहजा बदल गया था। वो जब भी थोड़ी देर पहले जो मोहब्बत से बात कर रहा था, अब उसके लहजे में एक अजीब सा गुस्सा था। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो खुश हूँ। मीरब ने सर झुकाए हुए जवाब दिया था, और दोबारा हारिस की तरफ देखने की गलती उसने नहीं की थी, और ना ही उसके पास खड़े होने की। तो फिर तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों हो जाती हो? मैं जब भी तुम्हें अपने करीब करता हूँ, तुम इसी तरह मुझसे खुद से दूर कर देती हो। क्या उसकी वजह बताना पसंद करोगी तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो रही है। अभी वो अपनी बात को बदलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वाकई में उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हारिस ने भी कुछ सोचते हुए इस बात को यही खत्म कर दिया था, और इसे लेकर घर वापस आ गया। मामा, मैं कब से आपको पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ, और आप यहाँ किचन में खड़ी क्या कर रही है? हसन अपनी माँ को पूरे घर में देखाया था, और वो किचन में खड़ी जाने क्या क्या बना रही थी। मुझे क्या करना है, सारा दिन में घर में पारी ही तो होती है। आज तुम घर पे थे तो सोचा अपने बेटे के लिए अपने हाथों से अच्छा सा खाना बनाती हूँ। उन्होंने प्यार से हसन के चेहरे को छूते हुए कहा। एक हसन ही था जो उनके लिए सब कुछ था, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो जिंदा थी, और न जितने दुख वो बर्दाश्त कर चुकी थी। जिंदगी उन्हें बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन हसन की वजह से उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आप पूरा दिन घर में बोर होती हैं, उसका भी कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। वैसे मेरे पास उसका एक हल है, बहुत जल्द मैं आपकी बोरियत खत्म कर दूंगा। अच्छा जी, और ऐसा क्या करोगे तुम कि जिसकी वजह से मेरी बोरियत खत्म हो जाए? उन्होंने भी दिलचस्पी से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी बहू को घर ले आऊंगा, हसन कहकर वहां से जाने लगा। जब नाइला बेगम उसकी बात सुनकर हैरान नहीं थी और परेशान भी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप इतनी समझदार हैं मामा, अभी भी आप मुझसे पूछ रही हैं? एक सिंपल सी बात कही है कि आपकी बहू को घर ले आऊंगा, और फिर पूरा दिन आप उसके साथ बैठकर बातें किया करना। ऐसे आपकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी, और आपका दिल भी लग जाएगा। कभी कभी तुम बहुत अजीब बातें करते हो हसन, मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ ही नहीं आती। कब क्या कर जाते कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा। और अब भी कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। जब सही वक्त आएगा ना, तो मैं खुद सब कुछ देख लूंगी। तो तुम इस मामले से जितना दूर रहो, और किसी के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए। हसन को देखते उन्होंने फिर से जैसे उसे समझाने की कोशिश की थी। उसकी बात से वो काफी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को इस तरह परेशान देख हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसीलिए उसने जल्दी से बात को बदल दिया। अरे यार मम्मा, आप तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। मैं आपसे मजाक कर रहा था। मुझे फारिस से मिलने के लिए जाना है, एक बहुत जरूरी काम है। अब मेरे लिए जल्दी से खाना बनाए, मैं 2 घंटों में ही वापस आ जाऊंगा। हसन को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे, इसलिए यहाँ से जाना उसने बेहतर समझा था। मैम, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई कर कर तो देखे ना। है तो प्यारा। मीरब अपनी ड्रेस उठाने लगी और चेंजिंग रूम की जानिब चल पड़ी। आज वो अपनी दोस्त के साथ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए आई थी। ड्रेस तो वाकई में प्यारा है, हारिस को भी बहुत अच्छा लगे। मीरब ने बड़े से आईने के सामने खड़े होकर वो ड्रेस अपने साथ लगाया था। अभी वो ड्रेस करके चेंज करके आई थी कि अचानक से हर तरफ अंधेरा हो गया। ये लाइट को क्या हो गया है? यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? मीरब को बचपन से अंधेरे से डर लगता था। इससे पहले कि मीरब डरकर चीखने चिल्लाने लगती, किसी ने पीछे से आकर उसे अपने हिसार में ले लिया था। माय लिटिल गर्ल, तुम्हें कहा भी था कि तुम सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा किसी दूसरे का ख्याल भी अपने जहन में मत लाना। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अपने करीब से वही खुशबू महसूस करके मीरब की जान पर बन गई थी। अपना ख्वाब और वहम समझती। वो ना तो कोई ख्वाब था और ना कोई वहम था, जो सच में उसके कमरे में आता था और उसकी इस कदर करीब होता था। आखिर ये कौन था? मीरब खामोशी से उसके साथ लगी, कांप रही थी। जब उसके पीछे खड़े शख्स ने मीरब के बाजू पर अपना हाथ फेरा। वैसे इस ड्रेस में तुम वाकई खूबसूरत लग रही हो। अगर ये तुमने मेरे लिए पहना होता तो मेरे दिल को वाकई सुकून मिलता। लेकिन तुमने उस शख्स के लिए पहना है जिसके नाम से भी मुझे नफरत है। ये कहते हसन ने बेदर्दी से उस ड्रेस पर लगे मोती अपने हाथ से उतारने शुरू किए थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस ड्रेस को फाड़ दे,
लेकिन अभी वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो जानता था कि अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो ये जो लड़की उसकी हिसार में खड़ी है बेहोश हो जाएगी। लेकिन वो अपने जुनूनी अंदाज से मीरब को ये बताने में कामयाब हो गया था कि ये लिबास उसे किस कदर बुरा लग रहा है। हसन अभी भी मीरब को अपने साथ लगाए खड़ा था, जबकि मीरब तो उसका ये अंदाज देखकर मजीद घबरा गई थी। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हसन को अपने से दूर कर सके। हसन को भी उसकी हालत पर तरस आया था, इसीलिए उससे दूर हुआ था। दोबारा तुम जब भी तैयार होगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ हसन शहरयार के लिए। मेरे अलावा अगर किसी और शख्स के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात को अपने इस छोटे से जहन में बिठा लो माय लिटिल गर्ल। अगर मैंने अपने तरीके से बात तुम्हें समझाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हसन जाने से पहले एक मर्तबा फिर मीरब के करीब आया था और उसे खींचकर अपने करीब किया था। मीरब जो हैरत से आसपास सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, एक मर्तबा फिर हसन के चौड़े सीने से जा लगी। कुछ अंधेरे का खौफ था और कुछ हसन की बातों ने उसे इस कदर खौफजदा कर दिया था कि मीरब हसन को सीने से लगाकर उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ चुकी थी। ये देखकर हसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। वो पागल लड़की डरती भी उससे थी और बचने के लिए भी खड़ी उसके करीब थी। एक लम्हे के लिए हसन का दिल किया था कि उसी तरह मीरब को अपने साथ लगाए खड़ा रहे, लेकिन फिलहाल ऐसा करना ठीक नहीं था। इसलिए नरमी से मीरब को खुद से अलग किया और उसके माथे पर बोसा देकर वो फौरन वहां से निकल गया। अचानक ही कमरे की सारी लाइट चलने लगी थी और कमरा जो थोड़ी देर पहले अंधेरे में डूबा हुआ था रोशनी में नहा गया। मीरब ने जब सामने आईने में अपने आप को देखा तो हैरान रह गई। जो लिबास उसने पहना था वो बाजू से उसके स्टोन टूटे हुए थे और वहां पर बड़े बड़े सुराख बन गए थे। मीरब ने शर्म से चेहरा झुका लिया और ये भी अच्छा था कि इस वक्त अंधेरा था और इस शख्स ने मीरब का ये फटा हुआ लिबास नहीं देखा था, वरना वो तो सदमे से मर जाती। आखिर वो कौन था और क्यों ये सब कर रहा था, मीरब को अभी भी समझ नहीं आई थी। मीरब इसी सोच में थी कि आज तक हारिस के अलावा कभी उसने किसी लड़के के साथ दोस्ती तक नहीं की थी, लेकिन फिर भी हारिस को उससे अपने करीब आना अच्छा नहीं लगता था। एक अजीब सी उलझन उसे महसूस होने लगती थी। मगर ये अनजान शख्स तो उसके बेहद करीब खड़ा था, लेकिन फिर भी मीरब को बेचैनी नहीं हुई थी। वो अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, बाहर ऐना कब से उसका इंतजार कर रही थी। मीरब यार, कितनी देर लगा दी तुम्हें? कहीं तुम अंदर सो तो नहीं गई थी? हमें देर हो रही है, हमें अभी और भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। एक तो तुम एक ड्रेस पर इतना टाइम लगा रही हो, अगर इसी तरह होता रहा तो तुम शादी की शॉपिंग करने में पूरा एक साल लगा दोगी। बाहर से ऐना के गुस्से से बड़ी आवाज सुनकर मीरब जल्दी से ड्रेस चेंज करके कमरे से बाहर से भागी थी। पूरे फार्म हाउस को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। शादी के फंक्शंस शुरू हो चुके थे। आज मेहंदी का फंक्शन था। उसमें मीरब बेहद खूबसूरत लग रही थी। यहाँ मौजूद हर शख्स दिल खोलकर मीरब की तारीफ कर रहा था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी इसे देखता तो नजरें हटाना भूल जाता था। सब लोगों की तरह हारिस की भी नजरें मुसलसल मीरब पर ही थी। फंक्शन तो शायद पूरी रात चलता, लेकिन मीरब काफी थक चुकी थी, इसलिए उसने अपने कमरे में आकर आराम करने का सोचा था। अभी वो कमरे में आकर बैठी ही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरब ने अपनी नजर उठाकर देखा तो सामने ही हारिस खड़ा उसे देख रहा था। आप इस वक्त क्या क्या कर रहे हैं? सारे मेहमान तो नीचे हैं। मीरब को हारिस का यहाँ आना और उसका इस तरह से देखना कुछ अजीब सा लगा था, इसीलिए उसने हारिस को नीचे जाने के लिए कहा। जब इसकी बात को नजरअंदाज करके के कमरे के अंदर आ चुका था। कमरे में आते ही इसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मीरब भी ये देखकर काफी परेशान हो गई थी। हारिस की इस हरकत से मीरब काफी घबरा गई थी, इसलिए अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये आप क्या कर रहे हैं और आपने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया है? रिलैक्स यार, क्या हो गया? मीरब, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। बाहर सब लोग थे तो ठीक तरह से मैं तुम्हें देख नहीं पाया था और ना ही तुम्हारी तारीफ कर पाया था, इसलिए सोचा कि तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें ठीक तरह से देख भी लूं और तारीफ भी करती। हारिस अजीब सी नजरों से मीरब को घूर रहा था। अच्छा, तो ठीक है, आपने मुझे देख लिया, अब जाए यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। अगर कोई आ भी जाएगा तो उसमें क्या है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी होने वाली है। मैं तुमसे मिलने तो आ ही सकता हूँ ना।
हारिस तो यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो मीरब के करीब आया था और उसे बाजू से पकड़ के मीरब को अपने करीब किया। इससे पहले कि वो मीरब पर झुकता और कोई गलत हरकत करता, मीरब ने एकदम से धक्का दिया और उससे खुद से दूर किया था। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अभी की अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाए। मीरब को हारिस की इस हरकत पर जी भर के गुस्सा आया था। क्या कर रहा था? तुम्हारी तारीफ करने के लिए आया था, और उसमें गलती क्या है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? और वैसे भी कल हमारी शादी है, उसके बाद तो भी ये सब होगा ना। अब तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। मेरा तुम पर हक है। मैं जैसे चाहूं तुम्हें देख सकता हूँ, जैसे चाहूं तुम्हें मैं छू सकता हूँ। तुम मुझे खुद से इस तरह दूर मत नहीं कर सकते हो। हारिस को मीरब का इस तरह से खुद को दूर करना शुरू कहा गया था। इसने दोबारा से उसके करीब आया था और बेदर्दी से मीरब का बाजू पकड़ा था। आज के बाद अगर तुमने मुझे इस तरह से खुद से दूर किया तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। समझी? क्या हो खुद? अगर तुम इस तरह मोहब्बत देता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर मर्तबा मेरे साथ यही करो। मीरब तो हारिस के ये रूप देखकर ही हैरान रह गई थी। उसे हारिस के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते थे, इसलिए अपना बाजू छुड़ाकर जल्दी से वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। हारिस काफी देर बाहर खड़ा उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो जानता था कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए यहाँ से जाना ही बेहतर था। भाग लो मीरा, कब तक मुझसे भागोगी? आखिर को आना तो तुमने मेरे पास ही है। आज नहीं तो कल तुम मेरे पास ही आओगी, फिर मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ भागती हो। पूरे 10 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया है और अपने आप को काबू किया। इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हारिस खुद से बातें करता कमरे से बाहर चला गया था, क्योंकि जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा नहीं हुआ था। मीरा पूरी रात वॉशरूम में बंद रही और बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था। उसे हारिस से डर लगने लगा था। आज बारात का दिन था, हर तरफ शोर ही शोर था। मीरा अपने कमरे में बंद होकर बैठी हुई थी। इसे कल रात वाला वाकया भूल ही नहीं रहा था। एक तो दिल किया था कि मामू जान को जाकर हारिस की इस हरकत के बारे में बताए, लेकिन ऐसा करके वो अपने लिए कोई और मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। कि कल रात जो कुछ हारिस ने किया था उसने वाकई में मीरब को काफी परेशान कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब पॉलर वाली मीरब को तैयार करने के लिए आई। मैम, आप जल्दी से चेंज करके आ जाए ताकि मैं आपको तैयार करना शुरू करूं। सर ने कहा है कि आज मैं आपको अच्छे से तैयार करूं, इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मीरब तो अपनी ही सोचों में गुम थी। ब्यूटिशियन की बात सुनकर होश में आई। ब्यूटिशियन ने मीरब को लहंगा चेंज करने के लिए दिया था ताकि उसे तैयार हो सके। मीरब ने जैसे उस लहंगे को खोल कर देखा, एक लम्हे के लिए उसके होश उड़ गए। ये वो ड्रेस तो बिल्कुल नहीं था जिसने पसंद किया था। ये तो कोई बहुत अजीब और बेहुदा सा लिबास था। मीरब फौरन चेंजिंग रूम से बाहर आई। ये सब क्या है? ये वो ड्रेस तो नहीं है जो मैंने पसंद किया था। शायद आप गलती से किसी और का ड्रेस मेरे पास ले आएंगे। मीरब ने वो ड्रेस लाकर ब्यूटिशियन के सामने रखा, जिसकी शर्ट काफी शॉर्ट थी और गला भी काफी डीप था। ये ड्रेस मेरा नहीं है और ना ही मैं इस किस्म का ड्रेस पहनूंगी। जो ड्रेस मैंने खुद पसंद किया था, जाए वो लेकर आए। आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये ड्रेस हमारी किसी भी कस्टमर का नहीं है। हमें ये हारिस ने दिया था और कहा था कि आपका वेडिंग ड्रेस यही है और यही आपको पहनाकर तैयार करना है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ब्यूटिशियन ने जब हारिस का नाम लिया तो मीरब तो जैसे सदमे में आ गई थी। इसका मतलब ये था कि ये इसकी पसंद का ड्रेस था जो इस कदर बेहुदा था कि उसे देखकर ही मीरब को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मीरब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मैम, आप टेंशन न ले, आप ये ड्रेस पहन ले। उसके ऊपर आपका वैसे भी हैवी दुपट्टा आ जाएगा। इस दुपट्टे से मीरब खुद को छुपा सकती थी, लेकिन ये सोच सोच कर उसे परेशानी हो रही थी कि जब वो हारिस के सामने दुपट्टा उतारेगी तब क्या होगा। अब वो समझ चुकी थी कि हारिस ने जानबूझकर ये ड्रेस उसके लिए पसंद किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हारिस की पसंद इस तरह की होगी, लेकिन अब उसके अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। मीरब का दिल किया था कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि मीरब यहाँ से गायब हो जाए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मीरब के दिल को कुछ हो रहा था और ये शादी वो नहीं करना चाहती थी।
हारिस की असलियत जैसे जैसे उसके सामने आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि हारिस को मीरब से मोहब्बत ले और सिर्फ मीरब को हासिल करना चाहता है। शायद वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर था और उसे पाना चाहता था। मीरब को तो यही लगा था कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन हारिस की नज़रों में से आजकल अपने लिए इज्जत तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, और जो कुछ दिखाई दे रहा था वो मीरब देखना नहीं चाहती थी। ब्यूटिशियन ने मीरब को बहुत अच्छे से तैयार किया। मीरब वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो आने वाले वक्त के बारे में सोचकर घबरा भी रही थी। जब अचानक ही पूरे घर की लाइट बंद हो गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। मीरब को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, उसे आज फिर अपने पास से वही खुशबू महसूस हुई जो हर मर्तबा महसूस होती थी। इसका मतलब था कि वही लड़का आज फिर मीरब से मिलने के लिए उसके कमरे में आया था। इससे पहले कि मीरब शोर मचाती या कुछ करती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा, और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। मीरब को जब होश आया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ मौजूद है। सर अभी भी भारी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठकर बैठी। जब सामने नजर गई तो रहे से ही होश भी उठ गए। जब मीरब ने देखा कि सामने सोफे पर कोई मौजूद है, वो हारिस तो नहीं था। उस शख्स को तो मीरब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी। मीरब को उठते देख हसन भी अपनी जगह से उठकर मीरब के करीब आ रहा था। जब मीरब ने हैरत से उसे अपने करीब आता देख रही थी। कौन है आप, और मैं यहाँ पर कैसे आई? हसन बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए उसके पास आकर बैठ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर में दर्द तो नहीं है? कौन है आप और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? मीरब अपनी भी अभी बात पर वही अड़ी हुई थी। थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो। ऐसन इतना कहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया था, क्योंकि मीरब जिस हुलिये में उसके सामने मौजूद थी, हसन को खुद पे जब्त करना मुश्किल लग रहा था। जब मीरब की खुद पर नजर गई तो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मीरब बिना दुपट्टे के हसन के सामने बैठी थी और उसने वही लिबास पहना था जो ब्यूटिशियन ने उसे पहनाया था। लहंगे के ऊपर छोटी सी शर्ट थी जिसका गला भी काफी बड़ा था। मीरब को तो ये सोच सोच कर ही शर्म आ रही थी कि सामने बैठे शख्स जाने कब से उसे दिख रहा था। उसे तो कुछ भी नहीं पता था। एकदम से मीरब का चुप कर जाना हसन को समझ आ गया था। उसे खुद भी मीरब का स्ट्रेस में देखकर अच्छा नहीं लगा था। उसे हारिस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने मीरब के लिए इस किस्म का ड्रेस पसंद किया था। लेकिन इस बात से वो मुतमिन था कि उसके अलावा किसी ने भी मीरब को स्ट्रेस में नहीं देखा था। मीरब ने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा अपने ऊपर डाला और वो पूरी तरह हसन की तरफ मुतवजा थे। तुम उठकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ। इससे पहले कि हसन कमरे से बाहर निकलता, मीरब अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझे चेंज नहीं करना, बल्कि आप मुझे वापस छूट कर आ। कौन है आप और क्यों आप ये सब कर रहे हैं? आज मेरी शादी है, मामूजान कितने परेशान हो रहे होंगे। मुझे अभी और इसी वक्त घर वापस जाना है। मीरब गुस्से से बोली थी। हसन खुद पर काबू करता, लेकिन अब उसे अपना जब्त खोता हुआ महसूस हो रहा था। आपको सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? अभी और इसी वक्त मुझे घर वापस छोड़ कर आए। आज मेरी शादी है, मामूजान और हारिस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और बस यही तक हसन की बर्दाश्त थी। हारिस का नाम सुनते उसे गुस्सा आने लगा। वो शख्स जो उस लड़की के लिए इतने बुरे इरादे रखता था, वो लड़की अभी भी उसके पास जाने के लिए बारे में सोच रही थी। हसन ने एक झटके से मीरब को अपने करीब किया और मीरब का दुपट्टा भी खींचने की वजह से नीचे गिर गया था। कौन सी शादी? ये सब कुछ एक झूठ है। तुम जानते ही क्या हो सबके बारे में? जिस लड़की को अपने बारे में सब कुछ मालूम नहीं, वो किसी और के बारे में क्या जानती होगी? और जहां तक बात शादी की है, तो ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हारी शादी बचपन में ही मुझसे तय हो चुकी है। मीरब हसन शहरयार, तुम्हारे पापा ने मेरी जिंदगी में हम दोनों का निकाह करवा दिया था। उस वक्त तुम सिर्फ 6 साल की थी, और फिर तुम्हारे मामू डैड की डेथ के बाद तुम्हारे मामू जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से ले गए थे और हमसे मिलने भी नहीं देते थे। इतने सालों तक सिर्फ मामा के कहने पर मैं खामोश रहा था, और न कब का तुम्हें घर वापस लिया था। और तुम्हारे मामू जो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं ना, हकीकत में उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और उनका बेटा हारिस जो तुमसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता है,
तुमने कभी उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत और एहतराम देखा है? उसे तुमसे कोई भी मोहब्बत नहीं है। उन दोनों बाप बेटों को दौलत का लालच है और हारिस को सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। और कुछ भी हो, मुझे नहीं तुम्हें हासिल करना चाहता, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मीरब हैरत से हसन को देख रही थी। उसकी बातें सुनकर ये बात तो कहीं न कहीं वाज़ेह हो रही थी, और दिल भी मानता था कि हारिस किसी नजरों में उसे अपने लिए हुआ है। उसके लिए अपने लिए एहतराम नहीं देखा। मान लेता जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मैं इस शादी को नहीं मानती। वो दुल्हन बनी उस शख्स के सामने खड़ी थी जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। मीरब, बस करो। मेरे इश्क को मेरा गुनाह मत बनाओ। हसन उसे खुद से लगातार चीख उठा था। वो लड़की उसके निकाह में होते हुए कैसे किसी और मर्द के बारे में इतनी आसानी से बात कर सकती थी। हसन सुलग उठा था। नहीं है मेरा आपसे कोई भी रिश्ता। आप लोगों ने मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मेरे मामू ना होते तो आप लोग मुझे भी जान जान से मार देते। मेरे मामू ने मुझे आप लोगों से बचाया। उन्होंने इतने साल मेरी हिफाजत की, मुझे अपने पास रखा। नफरत करती हूँ मैं आपसे। आपने और आपके बाबा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मीरब की बातें हसन को तकलीफ दे रही थी। वो जानता था कि ये सब कुछ आदिल मलिक और उनके बेटे का किया कराया। उन्होंने ही मीरब के जहन में ये सारी बातें डाली थी, इसलिए वो ये सब कुछ कह रही थी। हसन अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उस लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाए, जो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मीरब, एक मर्तबा फिर सुकून से बैठकर मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। जैसा तुम्हें बताया गया है वैसा कुछ भी नहीं है। हसन अभी भी प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कुछ सुनने की तैयार ही नहीं थी। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनी। आप झूठ बोलते हैं। आप थे ना जो हर जगह आकर मुझे तंग करते थे, मुझे खौफजदा करते थे, और आज तो आप मुझे मेरी शादी से उठाकर अपने घर ले आए हैं। हकीकत में हारिस उन्हें बिल्कुल आप मेरी खूबसूरती से मुतासिर हैं और मुझे हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए तो मेरी शादी पर यहाँ मुझे ले आए। नफरत है मुझे आप लोगों से, और अगर मेरा आपसे कोई रिश्ता है तो भी तो आज इस रिश्ते को मैं खत्म कर दे, पर मुझे वापस मेरे घर छोड़ा है, क्योंकि मैं हारिस से मोहब्बत करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। हारिस के नाम पर एक बार फिर हसन का जब्त खत्म हुआ था, जब उसने गुस्से से मीरब के बाल अपनी मुट्ठी में लिए थे। अब तक मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें प्यार की जुबान समझ ही नहीं आती है। जब कहा है उस शख्स का नाम मत लेना, तो फिर क्यों बार बार उसके बारे में पास जाने की जिद कर रही हो? मेरी बीवी होते हुए, मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द का नाम मेरे सामने लोगी, इस बात की इजाजत मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा। अब अगर तुमने अपनी जुबान पर उसका नाम भी लिया तो तुम्हारी जुबान काटने में जरा देर भी नहीं लगाऊंगा। हसन गुस्से से मीरब को बेड पर धक्का देकर कमरे से बाहर चला गया था। उसे इस वक्त मीरब पर शदीद गुस्सा था। वो नहीं जानता था कि वो अपना गुस्सा मीरब पर निकाले, क्योंकि वो जानता था कि मीरा उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसीलिए वो यहाँ से चले जाना उसके लिए बेहतर है, और मीरब दोनों के लिए बेहतर था। बाहर आकर भी हसन को एक पल के लिए चैन नहीं मिला था। मैं कैसे मीरब के साथ ये सब कुछ कर सकता? और वो क्या मेरे बचपन की मोहब्बत को कबूल कर गई है? क्या वो सारी बातें भूल गई है? क्या वाकई वो हारिस को पसंद करने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरब कभी भी मेरे अलावा किसी दूसरे को पसंद नहीं कर सकती। वो मेरी मोहब्बत है, नहीं बल्कि मेरा इश्क है, और मीरब को मुझसे मोहब्बत करनी होगी। वो चाहे हो या ना चाहे, उसे अपनी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारनी है। हसन वहीं सोफे पर बैठे आकर गिरकर लेट गया था। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैं इतनी देर कैसे इस तरह से सो गया? हसन को तो रात को बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, और आज दिन के वक्त इस तरह सोफे से सो गया था। अपनी हरकत पर हसन को काफी हैरत होती। अचानक से सेहन में मीरब का ख्याल आया। दोपहर से हसन ने दोबारा देखा ही नहीं था कि वो कहाँ और क्या कर रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी उठकर अपने कमरे की तरफ गया। जैसे ही हसन ने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मीरब वैसे ही उसी लिबास में बिस्तर पर वैसे ही गिरी पड़ी थी जिसे हसन उसे छोड़ के गया था। तो क्या वो दोपहर से इसी तरह पड़ी है? हसन भाग कर उस तक पहुंचा और उसके करीब बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे देख लेगा।
जो हर चीज से बेखबर बेहोश पड़ी थी। मीरब की ये हालत देख हसन को खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर वो उस पर गुस्सा ना भी करता तो शायद मीरब की हालत ना होती। हसन ने जल्दी से उसे ठीक से बेड पर लेटाया। उन कपड़ों की वजह से शायद वो बेसुकून थी। शर्ट पर हुए काम से मीरब के गले पर सुर्ख निशान बन गए थे। कुछ सोचते हुए हसन ने कमरे की लाइट बंद की और एक सादा सा सूट निकालकर मीरब को चेंज करने के लिए दिया। डॉक्टर मीरब को देखकर जा चुकी थी। भूख और टेंशन की वजह से मीरब बेहोश हुई थी। वो आज भी हसन के लिए वही मासूम और छोटी सी मीरब थी, जिसकी छोटी सी तकलीफ पर हसन परेशान हो जाता था। लेकिन अब वो काफी परेशान था, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसके जीने की वजह उसके पास थी। हसन ने अपने आप से वादा किया था कि वो मीरब को कभी अपने आप से दूर नहीं करेगा और मीरब को अपने से दूर ना होने देगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। मीरब भी इस तरह से लेटी हुई थी। हसन भी काफी थक चुका था, इसलिए बेड पर उसके साथ आकर लेट गया और अपने दिल को खुशवाइश पर सब कुछ बुलाकर मीरब को अपने साथ लगा गया और उसका सर अपने बाजू पर रखकर हसन भी गहरी नींद में चला गया। मीरब को नींद में महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कैद में है। जब उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो हसन को अपने पास थे। मीरब की पूरी आंखें खुल गई थी। हसन पूरी तरह से अपने बाजू में हिसार में लिए हुए था, आंखें बंद लिए लेटा था। मीरब ने बहुत कोशिश की कि उसके बाजू खुद से हटा सके, लेकिन उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल और शायद नामुमकिन काम था। काफी देर कोशिश करने के बाद जब वो थक गई तो उसने हसन को जगाना बेहतर समझा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या कहे। हसन जो जाग रहा था और मीरब की हर हरकत महसूस कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि मीरब अब उसे किस तरह से जगाती है। उठ जाए, मुझे भूख लगी है। मीरब को जब कुछ और समझ ना आया तो उसने आहिस्ता से हसन का बाजू हिलाया और उसे अपने ऊपर से उठाने लगी। अचानक से हसन को ख्याल आया था कि वो कल से भूखी थी और उसने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए उठकर बैठ गया था। तो उठ जाओ और मुंह हाथ धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। हसन उठकर वॉशरूम में चला गया था। जब मीरब ने अपनी तरफ से एक नजर देखा, अब सही मानों में उसके होश उड़े थे। मैंने तो ये ड्रेस नहीं पहना था, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हसन जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो अभी भी मीरब वैसे ही हैरान और परेशान सी बेड पर बैठी थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए ये काम और कौन कर सकता है? हसन ने उसके करीब आकर कान के करीब झुक कर कहा। तो मीरब भी एक झटके से पीछे हुई। क्या मतलब है आपकी इस बात का? तुम्हें वाकई में मेरी बात का मतलब समझ लिया है, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तफसीर से तुम्हारी दोबारा उसका मतलब समझाऊं? मुझे दोबारा समझाने में कोई मसला नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हें दोबारा से सब कुछ दिखा देता हूँ। हसन की बात सुनकर मीरब ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया था। उसे उस शख्स से इस किस्म की बातों की हरगिज उम्मीद नहीं थी। लेकिन जल्दी ही वो खुद पर काबू पाते हुए मीरब फिर से लड़ने के लिए दोबारा से तैयार थी। आपको शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? मामू जान बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप एक नंबर के धोखेबाज और घटिया इंसान हैं। आपकी नजर में किसी की कोई इज्जत नहीं है। आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। अब आप ये भी बता दें कि मेरी नींद का फायदा उठाकर इसके अलावा आपने क्या कुछ किया है? आखिर में मीरब रोने लगी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, जबकि हसन तो उसकी ये बात सुनकर ही गुस्से में आ गया था कि मीरब ऐसे ऐसा वैसे इंसानों से समझती थी। तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर लड़की नहीं जिसकी नींद का मैं फायदा उठाऊंगा। तुम पर मेरा पूरा हक है और अपना हक लेने के लिए मुझे किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारी नींद का फायदा उठाने के लिए तुम्हारे आराम का ख्याल करते हुए मैंने वो कपड़े बदल दिए थे। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। और जहां तक बात तुम्हारे मामू जान की है, तो कितने सही है और कितने गलत, ये मैं बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम सुकून से बैठकर नाश्ता करो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अब से तुमने इसी घर में रहना है। तुम पूरे घर में अपनी मर्जी से रह सकती हो, लेकिन घर से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम भी चुपचाप मेरी बात माना करो। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, और मुझे नहीं खाना कुछ भी जब तक तुम मुझे मेरे घर वापस नहीं भेजोगे। और कुछ भी नहीं मैं खाऊंगी। खाना ना खाने की धमकी देना मेरब की पुरानी आदत थी और वो बचपन से ही ऐसे ही करती थी।
जब उसे उसकी पसंद की कोई चीज नहीं मिलती थी या उसकी कोई बात नहीं मानी जाती थी तो वो इसी तरह करती थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से सुकून से बैठकर पहले नाश्ता करो। मुझे एक बार बात करने की आदत नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से नाश्ता करवाऊंगा, जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन में ये मीरब तो जान गई थी कि हसन कुछ भी कर सकता है। उसका क्या भरोसा था कि वो जाने कौन सा नया तरीका निकाल लेता। इसीलिए उसने खामोशी से नाश्ता करने में ही अपनी खैरियत समझी थी। भूख तो उसे भी लगी थी, कल दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए खामोशी से वो नाश्ता करने लगी थी। हसन भी मुस्कुराकर उसकी करीब आया था और उसके सर पर बोसा देकर कमरे से बाहर निकल गया था। वो जानता था कि मीरब बेवकूफ और डरपोक लड़की है, इसलिए उसे अपनी बात मनवाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फारिस, कहाँ हो तुम? अभी फौरन मेरे ऑफिस पहुंचो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फारिस को अपने ऑफिस में बुलाकर अब हसन की नजरें अपने लैपटॉप पर थी, जहाँ उसके कमरे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मीरब जो नाश्ता खत्म करके कमरे से बाहर निकल गई थी। हसन को हर वक्त मीरब पर नजर रखना था। वो जानता था कि वो पागल लड़की कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत जरूर करेगी। वो अपने ऑफिस में बैठा फारिस का इंतजार कर रहा था, जब दोबारा उसकी नजर लैपटॉप पर गई, जहां पर मीरब घर से भागने के लिए घर के पिछले हिस्से में खड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसके लिए ये नामुमकिन था। ये देखकर हसन परेशान हो गया कि लड़की यहाँ से जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जानता था कि वो यहाँ से जा तो नहीं पाएगी, लेकिन उन चक्रों में अपना चोट जरूर लगा जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस से निकला। फारिस, मैंने तुमने जो काम कहा था ना, वो सुबह तक हो जाना चाहिए। आदिल मलिक और उसके बेटे हारिस मलिक के खिलाफ सारे सबूत जमा करो। अब मैं मजीद देर नहीं कर सकता, मुझे एक जरूरी काम है जिसकी वजह से मैं घर जा रहा हूँ। तुमसे शाम में मुलाकात होगी, शाम को ही हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये कहकर उसने फोन काट दिया था और तेज ड्राइव करता जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था। काश बचपन में थोड़ी सी दीवारें फलांग ली होती तो आज ये दीवार फैलाने में इतनी मुश्किल ना होती। क्या करूं, उस हिटलर के आने से पहले पहले मुझे इस घर से बाहर निकलना है। अगर उसने मुझे देख लिया ना, तो फिर तो मुझे वो कहीं नहीं जाने देगा। मुझे मामू जान को जाकर सब कुछ बताना है। वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें छूट कर कहीं भाग गई हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी मेरा कितना ख्याल रखा। मीरब सिर्फ और सिर्फ अपने मामू जान की वजह से यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन बार बार कोशिश करके वो थक चुका थी। बस एक बार और मीरब, अब की बार तुम जरूर कामयाब होगी। उससे कहकर मीरब ने दोबारा से दीवार पर चढ़ने की कोशिश की थी, जब उसका हाथ छूटा और वो नीचे गिरी और उसका पाँव पूरी तरह मुड़ गया था। शदीद दर्द की वजह से वो वहीं बैठकर रोने लगी थी। जब हसन भागते हुए घर के उस हिस्से की जाने पा रहा था, जब सामने ही मीरब को रोते देख उसे अंदाजा हो गया था कि वो बेवकूफ लड़की खुद को चोट लगवा चुकी है। वो भाग के मीरब के पास पूछा, दिखाओ मुझे, कहाँ चोट लगी है? तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? हसन को दोबारा से अपने पास देखकर मीरब की तो जान पर बनाई थी। न जाने उसे कौन सी सजा देगा। मैं तो बस वैसे ही यहाँ पर आई थी, मैं घर से तो नहीं भाग रही थी। मीरब ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा कि हसन को उस परेशानी में भी हंसी आने लगी थी। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। पहले मुझे अपनी चोट दिखाओ। हसन ने नरमी से उसका बाँव पकड़ा था, जो कि पूरा रेड हो चुका था। हसन ने फौरन मीरब को अपने बाजू में उठाया और अपने कमरे की जानिब जाने लगा। कमरे में आकर उसने मीरब को बेड पर बिठाकर उसके पाँव में ट्यूब लगानी शुरू कर दी। जब अपना काम खत्म करके मीरब के बराबर में आकर बैठ गया, मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन शायद तुम्हें एक बार में कही बात समझ नहीं आती। मीरब को वाकई हसन से डर लग रहा था कि अब जाने उसे क्या सजा देगा। माय लिटिल गर्ल, तुम शायद भूल रही हो कि मैं हसन शहरयार। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मेरी हर वक्त तुम पर नजर रहती है। दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि मैं बार बार गलती माफ नहीं करता। ये तुम हो जो तुम्हारी गलती को मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, और ना मैं किसी भी इंसान को दूसरी गलती करने का मौका भी नहीं देता। मुझे मामू जान के पास वापस जाना है। मीरब ने दोबारा से कोशिश की थी। ठीक है, अगर तुम्हें वापस जाना है तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त दो, ताकि मैं खुद को सही साबित कर सकूं। और इसके बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाना।
मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ कर आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दो। 1 हफ्ते में सारी हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। उसके बाद जो फैसला तुम करोगी मुझे मंजूर होगा। इतना भरोसा तो तुम मुझ पे कर ही सकती हो। हसन यह कहकर कमरे से बाहर चला गया था, जबकि मीरब सोच में पड़ चुकी थी। वाकई उस शख्स पर वो भरोसा कर सकती थी। हसन जितनी मर्तबा भी उससे मिला था, हसन ने कभी भी उसे गलत नजर से नहीं देखा था और ना ही उसे नुकसान पहुंचाया था। ऐसे इंसान पर एक मर्तबा तो भरोसा किया जा सकता था। जाने क्यों मीरब का दिल हसन पर भरोसा करने को कर रहा था। इसलिए मीरब ने अपने दिल की सुर्खी हसन को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों से के नीचे से जमीन निकल गई है। अगर हसन ने उसे सहारा ना दिया होता तो शायद वो कब की जमीन पोस हो चुकी होती। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपनों की असलियत इस तरह उसके सामने आएगी। जिन लोगों पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्हीं लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला था। हसन के कहने पर मीरब ने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था और 1 हफ्ते में हसन ने सारी हकीकत मीरब के सामने खोल कर रख दी थी। मीरब हसन की चचा की बेटी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, जब मीरब के मामू ने जायदाद के लालच में आकर अपनी बहन और बहनोई की जान ले ली थी। उन लोगों के मरने के बाद वो जबरदस्ती मीरब को यहाँ से ले गए थे, क्योंकि हसन के चचा की जायदाद मीरब के नाम कर दी गई थी। हसन के वालिद और मीरब के वालिद 2 भाई थे और उनकी जायदाद करोड़ों की थी, जो हसन और मीरब की थी। आदिल मलिक की बात जानते थे कि मीरब का निकाह हसन से बचपन में ही हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि सारी जायदाद उनके हाथों में जाए, इसलिए वो मीरब को जबरदस्ती अपने घर ले गए थे। ये कहते हैं कि उनकी बहन की आखिरी निशानी है और और उसे वो खुद से दूर नहीं कर सकते। उन्होंने मीरब को अपने पास रखा हुआ था और हसन के लिए उसके वालिद के खिलाफ किया था, ये कहकर मीरब के माँ बाप को मौत की वजह हसन और उसका बाप है। इसलिए मीरब बचपन से ही उनसे नफरत करती थी और उनसे मिलना नहीं चाहती थी। जब मीरब थोड़ी बड़ी हुई तो मीरब ने खुद से उन लोगों से मिलना जुलना खत्म कर दिया था और मिलने से इनकार कर दिया था। इसलिए हसन और हसन के वालिद मीरब से मिल नहीं सकते थे और ये सब कुछ आदिल मलिक ने मीरब के नाम जो जायदाद थी वो हासिल करने के लिए किया था। वो जानते थे कि मीरब का निकाह हो चुका है और निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। ये सब कुछ एक ड्रामा था जो उन्होंने मीरब को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। असल में हारिस की बचपन से ही मीरब पर नजर थी, लेकिन अपने बाप की इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था। आदिल मलिक ने अपने बेटे को समझाया कि उन्हें सही वक्त का इंतजार करना है। जैसे ही मीरब 18 की होगी, निकाह के पेपर्स की आड़ में वो मीरब से जायदाद के पेपर साइन करवा लेंगे और उसके बाद हारिस को जब तक दिल करेगा मीरब को अपने पास रखे और फिर उसके बाद जहां चाहे छोड़ आए या फिर फेंक दे। हसन उनकी सारी प्लानिंग जानता था, इसलिए शादी वाले दिन ही वो मीरब को यहाँ ले आया था। आदिल मलिक और हारिस के खिलाफ हसन ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और वो दोनों जेल में थे। उन्होंने खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल किया था। जब मीरब तो ये सब कुछ सुनकर हैरान थी। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि वो लोगों के साथ रहती आई थी जो कि उसके माँ बाप के कातिल थे और लोगों से दूर जो इस वाकई से बाकी उससे मोहब्बत करते थे। हसन ने मीरब को सहारा दिया। मामा, मीरब की तबीयत कैसी है? वो पहले से कुछ बेहतर हुई या नहीं? हसन जो अभी अभी एक जरूरी काम से वापस आया था, लाउंज में अपनी माँ से मीरब के बारे में पूछ रहा था। उसने कुछ भी नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसका दिल ही नहीं कर रहा। तुम खुद ही उसे देख लो, शायद तुम्हारी बात ही मान ले। जी मम्मा, आप फिक्र मत करें, मैं देख लेता हूँ। हसन, इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ज्यादा से ज्यादा उसका ख्याल रखा करो, उससे प्यार करो ताकि वो पुरानी सारी बातें भूल जाए। जी मामा, मैं जानता हूँ, फिक्र मत करें, मैं उसे देख लूंगा। काफी देर हो गई है, आप भी जाकर आराम करें। हसन उनसे मिलकर अपने कमरे में आया था। मीरब हमेशा की तरह आज भी खामोशी से बेड पर बैठी थी। हसन चलता हुआ उसके पास आया और उसके करीब ही बैठ गया। हसन ने नरमी से पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाया था। क्या सोच रही हो? मेरे बारे में मत सोचा करो। हसन ने जानबूझकर शरारत से कहा था, ताकि उसका ध्यान इन बातों की तरफ से हटा सके। ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गया था। मीरब अब सारी बातें भुलाए हैरत से उसे देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों आपके बारे में सोचूंगी? अच्छा, तो ऐसा है, फिर क्यों
कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि तुम मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओ और हर वक्त मुझे सोचती रहा करो। हसन ने उसे मजीद अपने करीब करते हुए कहा। मेरा तो उसके इतना करीब होने पर ही सांस रोकी थी। पुरानी सारी बातें भूल जाओ। फिर ये याद रखो कि हसन शहरियार अपनी जिंदगी से बेहद मोहब्बत करता है, बल्कि इश्क करता है, और वो कभी भी किसी भी मुश्किल को उस तक नहीं पहुंचने देगा। हसन ने उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया था और उसे किसी कीमती मता की तरह खुद में बेच लिया। और इस बार मीरब ने भी अपने दोनों हाथ हसन के गिर बांध कर उसे मजबूती से थाम लिया। दोनों ही पुरसुकून आंखें बंद किए एक दूसरे को महसूस करने लगे थे।